न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बच्चों हम लोगों ने देखा कि कोई दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई हैं और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं और वो जो फोर्स लगा रही हैं उस फोर्स की वैल्यू है बच्चों g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बकायदा हम लोग देख चुके बच्चों। अब एक क्वेश्चन दिमाग में बनता है कि यार ये दोनों मासेस एक दूसरे से दूर दूर रखें, फिर दोनों एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगा रहे हैं? भाई एक मास इधर रखा है, एक मास इधर रखा है, और जब दोनों मासेस एक दूसरे से दूर दूर रखे हैं तो फिर वो एक दूसरे पर फोर्स लगाए, बड़ा अजीबोगरीब लगता है। भाई अगर मुझे इस बोर्ड पर फोर्स लगाना है तो मैं इसको दूर से देखते देखते तो फोर्स नहीं लगा सकता कि मैं इसको दूर से देखूं और इसको सम्मोहित कर दूं, हिप्नोटाइज कर दूं कि भैया बोर्ड तू बोर्ड नहीं तू कुछ और है, बोर्ड तू बोर्ड नहीं तू पेन है, बोर्ड तू बोर्ड नहीं तो तू डस्टर है, तू चौक है। मैं ऐसा देखकर तो फोर्स नहीं लगा सकता। भाई अगर मुझे इस बोर्ड पर फोर्स लगाना है तो मुझे इस पर कांटेक्ट में आना पड़ेगा। विदाउट ब्रिंगिंग माई सेल्फ इनटू द कांटेक्ट ऑफ दिस फोर्स ऑफ दिस बोर्ड, मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मैंने फोर्स लगाना है तो निश्चित अवश्यंभावी बात है बच्चों कि मुझे अपने आप को इसके संपर्क में लाना पड़ेगा। अगर मैं इसके संपर्क में नहीं आया, अगर मैं इसके कांटेक्ट में नहीं आया तो अवश्यंभावी बात है कि मैं इस पर फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। मुझे अगर इस डस्टर पर फोर्स लगाना है तो मुझे इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। मैं अगर इसके कांटेक्ट में आऊंगा तभी फोर्स लगाऊंगा। दूर से आंखों ही आंखों में तो इस पर फोर्स नहीं लगता। भाई आंखों आंखों में बातें होती हैं, आंखों आंखों में प्यार होता है, आंखों आंखों में गुस्सा भी होता है, लेकिन आंखों ही आंखों में दो मासेस एक दूसरे पर फोर्स लगा दे, ये थोड़ा अजीबोगरीब लगता है। भाई लिविंग बींग्स होते तो समझ में आता है कि हाँ दोनों ने एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगाया, फिर हो सकता है वो प्यार का फोर्स हो, वो गुस्से का फोर्स हो या कोई और बल हो। लेकिन यहाँ तो भैया क्या हो रहा है कि दोनों संपर्क में नहीं आए फिर भी फोर्स लगाया, तो क्यों लगाया, ये दिमाग में आता है बच्चों। तो उसी बात को समझने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कोई भी मास हो, जैसे ये कोई मास है सपोज कीजिए, तो कोई भी मास हो बच्चों वो अपने इर्द गिर्द, अपने आजू बाजू, अपने सराउंडिंग रीजन में बच्चों कोई फील्ड जनरेट करता है। हर कोई मास अपने आजू बाजू, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करता है और वो फील्ड ऐसी होती है बच्चों जिसमें अगर कोई दूसरा मास आ जाए, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आ जाए बच्चों तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। Every mass is producing some field around it. Every mass is producing some field around it. और उस फील्ड में अगर किसी दूसरे मास को लेकर आओगे बच्चों तो फिर वो मास जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जैसे आप ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हो। तो हर कोई मास अपने आजू बाजू जो फील्ड जनरेट कर रहा है बच्चों, उस फील्ड को हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र। और उसकी जितनी वैल्यू है, उसका जितना मैग्नीट्यूड है, उसे हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर उसे आप बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। यू कैन आल्सो कॉल इट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोले बच्चों। एवरी मास इज प्रोड्यूसिंग सम फील्ड अराउंड इट। एवरी मास इज प्रोड्यूसिंग सम फील्ड अराउंड इट in which if any another mass is brought in. Every mass is producing some field around it in which if any another mass is brought in then it experiences force. तो फिर बच्चों वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो जो जैसे ये कोई मास था बच्चों, इस मास ने अपने आजू बाजू एक फील्ड जनरेट करी, इस मास ने बच्चों अपने आजू बाजू एक फील्ड जनरेट करी। उस फील्ड में अगर आप किसी दूसरे मास को लेकर आ गए तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। जैसे ये m1 ने अपने आजू बाजू एक फील्ड जनरेट करी बच्चों, m1 ने अपने आजू बाजू एक फील्ड जनरेट करी, जिस फील्ड में m2 आया तो m2 ने फोर्स एक्सपीरियंस किया। इसी तरीके से m2 ने अपने आजू बाजू एक फील्ड जनरेट करी जिसमें m1 आया तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। m1 अपने आजू बाजू फील्ड जनरेट करता है, उसमें m2 आने पर m2 को फोर्स लगता है। ऐसे ही m2 अपने आजू बाजू एक फील्ड जनरेट करता है, उसमें m1 आने पर उस पर फोर्स लगता है। सो हर कोई मास बच्चों, वो छोटा हो, बड़ा हो, भारी हो, हल्का हो, जो मर्जी हो, हर कोई मास अपने आजू बाजू, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग रीजन में बच्चों एक फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आ जाए बच्चों तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और वो जो फील्ड होती है बच्चों उसे हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम बोला करते हैं उसकी इंटेंसिटी। तो ये तो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड और उसकी इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो गई। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां पर मैं दो मास लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक मास लिया, कितना बच्चों, कैपिटल M।
आई हैव टेकन अ मास कैपिटल एम, और मैंने एक दूसरा मास लिया बच्चों यहाँ पर स्मॉल एम। मैंने एक मास कितना लिया कैपिटल एम, और एक मास कितना लिया स्मॉल एम। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चों वो Gm1 M2 अपॉन 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 आर स्क्वायर होगा। ये होगा बच्चों, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होगा इतना। अभी मैं पूछूं स्मॉल एम पर कितना फोर्स लग रहा है तो आप बोलेंगे इतना। मैं पूछूं कैपिटल एम पे कितना फोर्स लग रहा है तो भी इतना। न्यूटन के थर्ड लॉ से देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो स्मॉल एम पर इसने जितना फोर्स लगाया वो इतना था, और कैपिटल एम पर जितना फोर्स लगा वो भी इतना, तो दोनों पर फोर्स बच्चों बराबर है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फोर्स ऑन स्मॉल एम, फोर्स ऑन मास, अगर मैं बोलूं बच्चों फोर्स ऑन मास स्मॉल एम कितना हो रहा है बच्चों? स्मॉल एम पर जो फोर्स लग रहा है स्मॉल एम पर वो कितना लग रहा है? किसके कारण लग रहा है? पहली बात तो वो लग रहा है बच्चों ड्यू टू कैपिटल एम, ड्यू टू कैपिटल एम। स्मॉल एम पर कैपिटल एम के कारण कितना फोर्स लग रहा है? स्मॉल एम पर कैपिटल एम के कारण फोर्स लग रहा है बच्चों जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एम, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम, वो इतना है बच्चों। अब एक बात समझिएगा, स्मॉल एम पर फोर्स लगा इतना और कैपिटल एम पर भी इतना, देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन, दोनों पर बराबर लगा, लेकिन स्मॉल एम पर किसके कारण लगा? कैपिटल एम के कारण इतना लगा। अब बच्चों ये तो नेट फोर्स लगा, ये तो नेट फोर्स उस पर लगा इतना। अब अगर मैं बोलूं बच्चों नेट फोर्स नहीं निकालते हुए अगर मैं फोर्स ऑन स्मॉल एम निकालूं, फोर्स ऑन स्मॉल एम निकालूं, बिल्कुल स्मॉल एम पर निकाल रहा हूं, लेकिन मैं इस बार निकाल रहा हूं बच्चों अब पर यूनिट मास। कैसा? पर यूनिट मास निकाल रहा हूं बच्चों, ये लीजिए। और ये फोर्स किसके कारण निकाला जा रहा है? दिस फोर्स इज बीइंग डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ कैपिटल एम, बिकॉज ऑफ कैपिटल एम। भाई स्मॉल एम पर टोटल कितना फोर्स लगा? स्मॉल एम मास पर टोटल कितना फोर्स लगा? कितना लगा बच्चों? जिसको आप एफ बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू आप बोल सकते हो कितनी बच्चों? Gmm अपॉन आर स्क्वायर, इतना आया। अब अगर मैं इसकी जगह अगर एम के जी की जगह 1 kg का मास रख देता तो 1 kg का मास पे कितना फोर्स लगता है बच्चों? नेचुरल सी बात है एफ बाय एम। तो यहां पर देखिए यदि मैं फोर्स ऑन मास स्मॉल एम निकालूं, बट कैसा निकालूं? पर यूनिट मास, पर यूनिट मास निकालूं तो वो कितना होगा बच्चों? वो जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा किसके बराबर? फोर्स अपॉन स्मॉल एम। फोर्स को स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आया बच्चों ये कितना आ जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। और इस पूरे को आपने स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया, इस पूरे को आपने स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एम पर यूनिट मास ड्यू टू कैपिटल एम। इतना फोर्स हो गया बच्चों। तो ये जो फोर्स लगा बच्चों, ये जो फोर्स लगा यूनिट पर यूनिट मास जितना फोर्स लगा, पर यूनिट मास जितना फोर्स लगा बच्चों, इसी को हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की अगर बच्चों मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन इसकी अच्छी होगी ये कि यूनिट केजी के मास पर या पर यूनिट मास पर 1 kg के मास पर जितना फोर्स लगा करता है, 1 kg के मास पर बच्चों जितना फोर्स लगा करता है उसे हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगेन आई रिपीट, 1 kg के मास पर जितना फोर्स लगा करता है बच्चों उसे हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इससे हम रिप्रेजेंट किया करते हैं ई से। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ई से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप इसे ई से रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर इसे ई जी से रिप्रेजेंट कर लीजिए। ई जी हमने स्मॉल जी लगा दिया सबस्क्रिप्ट, इससे हमको क्लियर हो गया कि हाँ साहब ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, देखिए भाई बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी? दो मासेस एक दूसरे से दूर दूर रहने के बाद में भी फोर्स क्यों लगाए? तो उसके लिए बताया गया बच्चों कि हर कोई मास अपने आजू बाजू अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में फील्ड जनरेट करता है। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास आ जाए, कोई तीसरा मास आ जाए, कोई चौथा पांचवा मास आ जाए बच्चों, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फील्ड को हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? उसकी डेफिनेशन होती है यूनिट केजी के मास पर 1 kg के मास पर लगने वाला फोर्स जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब कैसे निकाल सकते हैं बच्चों वो बता रहा हूं। आपने ये दो मास लिए, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना, भाई स्मॉल एम पर कैपिटल एम के कारण, कैपिटल एम पर स्मॉल एम के कारण इतना ही लगेगा, दोनों पर बराबर बराबर लगेगा श्योरली। तो अब स्मॉल एम पर कितना लगा? इतना लगा। अब अगर मैं इस स्मॉल एम पर को, या तो मैं यूं बोलूं कि मैं स्मॉल एम को यूनिट केजी से रिप्लेस कर दूं, तो यूनिट केजी से रिप्लेस कर दूं तो वो कितना आ जाएगा बच्चों? वो मतलब फोर्स को आपको मास से डिवाइड कर देना है और ये आ गया,
ऐसे कर लीजिए। तो यूनिट केजी के मास पर अगर स्मॉल m को मैं यूनिट केजी के मास से रिप्लेस कर दूं, या ये देखिए बड़ा सिंपल भाषा में, यहाँ पर कैपिटल M है और यहाँ पर मैंने 1 kg का मास ले लिया, तो इस 1 kg के मास पर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, g कैपिटल M ये अपॉन r स्क्वायर, यही होगा भाई। दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। दीजिए साहब, ये आ गया। तो 1 अभी वही आया ना, आपने यहां पर भी निकाला तो क्या आया आपके पास में, देखिए यही का ये एक्सप्रेशन आया और इधर भी यही का ये एक्सप्रेशन आया। तो हम यूं बोल सकते हैं बच्चों कि 1 kg के मास पर लगने वाले फोर्स को हम बोला करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब ये जो स्मॉल m पर लगा, ये किसके कारण लगा, ड्यू टू कैपिटल M। किसके कारण लगा, ड्यू टू कैपिटल M। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो कैपिटल M का जो मास है बच्चों, ये जो कैपिटल M मास है, उससे r डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई है बच्चों, उससे r डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई है वो कितनी आई है, gm/r²। उससे r डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई बच्चों, वो कितनी आ गई, gm/r²। याद रखने वाली बात कि किसी भी मास m से डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों, gm/r²। ये आ गया बच्चों। अब इसकी यूनिट अगर मैं देखना चाहूं तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट मास या फोर्स अपॉन मास। तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर किलोग्राम। ऑब्वियस सी बात है भाई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और m की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो इसकी जो यूनिट आएगी बच्चों वो न्यूटन पर केजी आ जाएगी। और अगर डायमेंशनल फार्मूला देखा जाए बच्चों, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई, आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2, mlt-2 होता है, और kg का होता है बच्चों m। यहां पर डायमेंशनल फार्मूले के बारे में फिर बता रहा हूं, देखिए न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 और इसका डायमेंशनल फार्मूला m, तो कुल मिलाकर इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा बच्चों lt-2। और ये जो आपके पास में डायमेंशनल फार्मूला आया बच्चों, ये डायमेंशनल फार्मूला वैसा ही आया है जैसा कि एक्सीलरेशन का होता है। आपको ध्यान हो, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला भी lt-2 होता है, इसका भी वही आया। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद बच्चों इसी चैप्टर में आगे चल के कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है ये अपने आप में एक तरह का एक्सीलरेशन ही है। इट इज समवट एक्सीलरेशन। अगर आपको पता हो, वैसे तो आपको पता है बच्चों, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको आप स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया करते हैं, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है वो यही होता है और कुछ नहीं होता। कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है बच्चों। आइदर यू से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और यू से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम 9.8 लेते हैं। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम लोग 10 ले लिया करते हैं, तो वो एक ही बात है बच्चों। तो मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि इसकी जो डेफिनेशन है, अगर मैं यहां से चलूं तो बच्चों क्या है, देखिए स्मॉल m पर कैपिटल M के कारण इतना फोर्स लगा, ये टोटल फोर्स लगा। तो अगर मैं पर यूनिट मास निकालता, या यूं कहूं कि m kg के मास पे इतना लगा तो 1 kg के मास पे इतना होगा, तो पर यूनिट मास जितना फोर्स लगा, मतलब मास, फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब ये जो फोर्स लगा बच्चों, ये कैपिटल M के कारण लगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि किसी भी मास कैपिटल M से डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी बच्चों वो gm/r² होगी। और जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था आपने कि बच्चों वो पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता था, पॉइंट मास के लिए, बड़े मास के लिए नहीं होता था। बिल्कुल वैसा यहां पर भी रहेगा। और फर्ज कीजिए अगर मास पॉइंट मास नहीं भी हो, सपोज कीजिए कि अगर कोई मास जैसा ये वाला है और अगर ये पॉइंट मास नहीं भी हो, तो भी हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा मास है आपके पास में और वो पॉइंट मास नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सारे के सारे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। द टोटल मास ऑफ द बॉडी विल बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। पूरे मास को आपने सेंटर पे मान लिया, ये लीजिए, और फिर आप वही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लिया करेंगे जैसे आप वहां पर लेते थे, बिल्कुल वैसे ही। तो बच्चों किसी भी मास कैपिटल M से डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है इतनी। और इसकी यूनिट अगर देखी जाए बच्चों तो क्या है, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको आप E या Eg से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम उसको E से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ऑफ कोर्स Eg और अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है कि हाँ यार ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है बच्चों, उसको भी आप E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है Eg, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। अदरवाइज वो ई कंफ्यूज करेगा कि वो कौन सी वाली, इलेक्ट्रिक वाली है कि ग्रेविटेशन वाली है। पर फिर भी बच्चों हम लोग अभी ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि लिखना आसान रहेगा।
आप चाहे तो इजी से भी कर सकते हैं। और इसकी अगर हमने यूनिट देखी बच्चों तो वो न्यूटन पर केजी आ गया, डायमेंशन फार्मूला गया जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का होता है, जिसको आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हो। थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे बकायदा ये कुछ केसेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर ही होती है। पॉइंट मास के लिए ये फार्मूला, अगर पॉइंट मास नहीं है तो आप पूरे के पूरे मास को सेंटर पे मान लेंगे और फिर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस वैसी की वैसी लेंगे। और अब ये तो बच्चों हम लोगों ने बात करी। अच्छा, अब ये जो है बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये कौन सी क्वांटिटी होगी इस बारे में हम बात करें तो देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है बच्चों वो फोर्स अपॉन मास है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए बच्चों ये जो फील्ड इंटेंसिटी है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो नेचुरल सी बात है इसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है मैं आपको बताऊं। देखिए, जिस भी किसी मास के कारण आपको देखना है, आपको क्या करेंगे, डायरेक्शन हमेशा उसके टूवर्ड्स मास होगी। ऑलवेज इट इज टूवर्ड्स मास। हमेशा बच्चों ये टूवर्ड्स द मास होती है, द्रव्यमान की तरफ होती है। You need to remember it that it is a vector quantity and what is its direction? Its direction is towards the mass. हम इस पर काफ़ी सारे सम्स करेंगे, उससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताता हूँ आपको बच्चों, जब भी कभी किसी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो आप उस पॉइंट पर जाकर बैठ जाइए। जैसे आपको इस पॉइंट पर इसके कारण निकालनी है तो आप इस पर जाकर बैठ जाइए। बैठ गए, अब आप उस पॉइंट की तरफ देखिए, देखा, अब बोलिए आजा आजा। क्या बोलेंगे? आजा आजा, मतलब टूवर्ड द मास। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों आपको। यहां पर अगर मैं ये कोई मास ले रहा हूं, सपोज कीजिए ये कोई मास है, इसके कारण बच्चों मैं पॉइंट ए पर निकालता हूं, मैं पॉइंट बी पर निकालता हूं, मैं पॉइंट सी पर निकालता हूं, मैं पॉइंट डी पर निकालता हूं, और ये लीजिए मैं पॉइंट ई पर निकालता हूं। अब अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो जिस किसी मास के कारण निकालनी है आप उस पर जाकर बैठ जाइए। बैठ गए, अब आप ए पर निकालनी है तो जिस पर निकालनी है बच्चों उस पर जिसके कारण निकालनी है उस पर जाकर बैठ गए। पॉइंट ए पर निकालनी है तो ए को देखो, देखा ए को, बोलो आजा आजा, मतलब डायरेक्शन ऐसी। अब इधर देखिए, अब बी पर निकालनी है तो जिसके कारण निकालनी है उस पर बैठने का है, जिसके कारण निकालनी है उस पर बैठने का है। और अब बी को देखो, बी पर निकालनी है, बोलो क्या समझ गए होंगे भैया? आजा आजा। ये जिस पर निकाल रहे हो उसको देखना। आप निकाल बी पर रहे हो और देखो ए को, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाला काम नहीं होना चाहिए बच्चों। जिस पर निकाल रहे हो उसी को देखना है और जिसके कारण निकाल रहे हो उस पर बैठना है। अभी जैसे अभी मैं बात करूं अगर सी के बारे में तो मैं क्या करूंगा, एम पर बैठकर सी को देखूंगा। एम पर बैठकर सी को देखना भैया, अब बी को या ए को मत देखना। किसको देखोगे? उसी को देखना जिस पर निकालना है। अभी देखने लग गए, अब आप क्या बोलोगे? सी के लिए वही बात, आजा आजा, मतलब डायरेक्शन क्या होगी भैया? ये आ गई। ठीक है, अभी बात करूं मैं डी की तो डी पर भी क्या होगा, जिसके कारण निकाल रहा हूं उससे डी को देखूंगा। अब डी के लिए क्या बोलूंगा? वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, ये लीजिए आजा आजा। और अगर मैं बात करता हूं ई की तो मैं एम पर बैठकर अब ई को देखूंगा और एम पर बैठकर ई को देखूंगा तो क्या बोलूंगा? आजा। तो भैया सब बुलाओगे तो डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है? टूवर्ड्स मास। मैंने अभी जो बात बोली हो सकता है क्लियर इतने अच्छे से नहीं हुई है, पर हम लोग आगे चल के सम्स करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मास होती है, टूवर्ड्स मास होती है, टूवर्ड्स मास होती है, टूवर्ड्स मास होती है, टूवर्ड्स मास ही होती है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अब बच्चों ये तो हमने देख लिया कि किसी भी मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई। अब सब आपको ये पता है बच्चों कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। एक ऐसी फील्ड जिसमें अगर किसी मास को ले जाया जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सपोज करो इस फील्ड में, इस रीजन में कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, सपोज कीजिए बच्चों जिसकी वैल्यू है ई वेक्टर। इस बाउंड्री वाले रीजन में कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वैल्यू कितनी बच्चों? ई वेक्टर, पहले से फील्ड है। अब इसमें अगर बच्चों मैंने किसी मास को ले जाके रखा तो आपको पता है ये मास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई फील्ड की डेफिनेशन ही वो है ना कि इस फील्ड में अगर किसी मास को ले जाके रखूंगा देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। तो अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ड्यू टू
ड्यू टू एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल। ऑब्वियसली हम अभी ग्रेविटेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये लीजिए साहब, हम लोगों ने ये देख लिया बच्चों की कोई भी फील्ड होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो मास पर फोर्स लगाती है। तो इस एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कितना फोर्स होगा बच्चों? ये जो फोर्स होगा ये फोर्स आएगा बच्चों m इंटू ई। ये लीजिए, ये जो फोर्स होगा बच्चों, अभी आपने देखा ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पर कोई फील्ड थी, ठीक, आपने इसके अंदर किसी मास को ले जाके रख दिया, तो ये जो मास है बच्चों, दिस विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? एम ई वेक्टर, एम ई वेक्टर ये होगी। अच्छा, वेक्टर साइन लगाया आपने, वेक्टर साइन क्या बता रहा है बच्चों कि जो डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड की होगी फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी। सपोज करो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ये तो फोर्स की डायरेक्शन भी ये, सपोज करो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ये तो फोर्स की डायरेक्शन भी ये। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है, फोर्स ऑन एनी मास इज इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेविटेशनल फील्ड इज एग्जिस्टिंग। और एक और बात है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं, ये एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों लिखा मैंने? देखिए एक्चुअली क्या होगा, जब आपने ये मास नहीं रखा था तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी थी? ई थी। जब आप इस मास को ले जाके रख देंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मास खुद भी ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करेगा। भाई हर मास अपने आजू बाजू ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप कर रहा है ना, तो जब ये मास नहीं था तो ग्रेविटेशनल फील्ड ई थी, जब मास रख दिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन वो जो चेंजेस आएंगे आप उनको काउंट नहीं करेंगे, आप वो वाली फील्ड देखेंगे जो पहले से अवेलेबल है, जो एक्सटर्नल है। जो एक्सटर्नल फील्ड है दैट यू नीड टू काउंट। आपको वो नहीं देखना कि उसके कारण, भाई कोई भी मास ने खुद ने जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करी वो खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण अब खुद पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एनी मास डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन इटसेल्फ। कोई भी मास अपने आप पर बच्चों कोई फोर्स नहीं लगाता, वो जो भी उस पर फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होगा, इसीलिए हमने इसको लिखा एक्सटर्नल। तो किसी भी मास m को पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना फोर्स लगाएगी? एम ई एक्सटर्नल। और फोर्स की डायरेक्शन वही होगी बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मास रेस्ट में है या मास मूविंग है, भले मास रेस्ट में हो भले मास मूविंग हो या कुछ भी हो। सर्टेनिटी के साथ में आप कह सकते हैं बच्चों कि जो मास है उस पर जो फोर्स आ रहा है, ये जो फोर्स आ रहा है बच्चों, ये बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ये उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता कि भले मास रेस्ट में या मूविंग है। मास रेस्ट में हो मास मूविंग हो, इररिलेवेंट फोर्स लगेगा, और जो लगेगा हमको केवल वही वाला फोर्स देखना जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण है। उसने खुद ने जो फील्ड जनरेट करी उसके कारण वाले फोर्स को आपको काउंट नहीं करना। और फोर्स की डायरेक्शन बच्चों हमेशा वही रहेगी जो डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड की है।